का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे है। रिकॉल करो, कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोलते थे? चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा डेंसिटी अगर मान लिया जाए तो कितना आउटवर्ड प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से आता था? तो रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। और अगर ये सोप बबल है तो इसके अंदर जो एयर होगी उस एयर का भी आउटवर्ड प्रेशर आएगा, उसको पी इनसाइड मान लेते हैं, और बाहर वाली एयर का अंदर की तरफ प्रेशर आएगा पी आउटसाइड। तो टोटल प्रेशर विच इज रेडियली आउटवर्ड, वो दो प्रेशर होंगे रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक अंदर की जो एयर है उसकी वजह से बाहर प्रेशर आएगा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर आएगा। टोटल आउटवर्ड प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ इनसाइड एयर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक minus the pressure from the outside is pressure of outside air, and so bubble में ये difference हमेशा 4 times surface tension divided by the radius. Total radial outward pressure minus total radial inward pressure should be 4T by R for soap bubble. अब क्वेश्चन में इनसाइड एयर और आउटसाइड एयर के प्रेशर इक्वल है, यानी कि P inside is same as P outside. बाकी का रिजल्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है? यस सर। सेकंड में पहली बात इसका ध्यान रखो, जो फिगर है वो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, ये वर्टिकल प्लेन के मोशंस हो रहे हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन के मोशंस हैं? सेकंड क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के मोशंस अगर हो रहे हैं तो उसमें ग्रेविटी का कोई काम है नहीं, और इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर रॉड है और उसको एक साइड पर हिंज किया है, और इसके एक तरफ यहाँ पर वो रिंग है, रॉड के अराउंड रिंग होगी। मास क्या दिया है? कैपिटल एम रिंग का मास और रॉड का स्मॉल एम, और इनिशियल मोमेंट पर इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी गई। तो धीरे धीरे ये रिंग स्लाइड करके दूसरे एंड पे चली जाएगी। जब ये रिंग स्लाइड करके रॉड के दूसरे एंड पे होगी, उस टाइम की बात करें अगर, नॉर्मली मैकेनिक्स में 3 कंजर्वेशनल लॉ होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्या चीज कंजर्व कराई जा सकती है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इनिशियल? मान लीजिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रिंग प्लस रॉड का कंबाइंड फॉर्म में रिलेटिव टू दिस हिंज पॉइंट। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो लिख देंगे स्मॉल m इंटू एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, बोलो। इंटू ओमेगा नॉट। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मोमेंट पर कितना होगा? 0। क्यों? नहीं हाँ 0 होगा, बट क्यों होगा सर? क्योंकि आप जस्ट बगल में सर वो हिंज पॉइंट पे है ना सर, तो वो हिंज मूव नहीं पॉइंट पे करेगा। ही है। हाँ, मतलब उसकी पोजीशन हिंज पे ही है, और हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो तो 0 आ जाएगा। इक्वल टू, बाद में एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो रिंग और रॉड का, तो रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 रहेगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखेंगे हम यहाँ पर? रिलेटिव टू द हिंज पॉइंट। तो उसमें क्वेश्चन में एक और चीज लिखी होगी, देखो इसमें रिंग को क्या मानोगे यार? जो यहाँ पर रिंग है कैपिटल एम मास की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट h के अबाउट निकालने के लिए रिंग को हम क्या मान लेंगे? मतलब क्या लिखे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पार्टिकल एज अ पार्टिकल, तो प्लस ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। इससे हम ओमेगा निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना वर्क किया। तो इसके लिए रिंग, जो रिंग है उसके लिए हम लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो रिंग के लिए अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जिसके हिसाब से वर्क बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
तो कौन कौन सी फोर्स होंगी जो रिंग के ऊपर वर्क करेंगी? ग्रेविटी का काम है नहीं, यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का मोशन है, तो ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं रहा हमें। तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा यहाँ पर वही इसका वर्क कर रहा होगा, एंड दैट वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शुड बी द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस रिंग ओनली। रिंग की काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए हाफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एज अ पार्टिकल ml स्क्वायर इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का स्क्वायर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। बट रिंग इनिशियली हिंज पॉइंट पर थी जिसके अबाउट रोटेशन चल रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू द हिंज इनिशियल मोमेंट पर जीरो रहा होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो। ये आंसर आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू, इसमें यहाँ से जो ओमेगा आएगा। सर हाँ सर जी, इसमें सेंट्रीफ्यूगल का कोई काम नहीं आएगा सर? सेंट्रीफ्यूगल तो वर्चुअल फोर्स है ना, तो रियलिस्टिक फोर्स तो है नहीं, तो हम ग्राउंड फ्रेम से काम कर लेते हैं। सर सेंट्रीफ्यूगल तो इज मेरे सर ये कन्विंस नहीं हो पा रहा था सर कि जैसे जो नॉर्मल फोर्स है वही ये वर्क करेगी। मेरे तो बार बार लग रहा था कि वर्क दिन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं, जो ये होगी सर वो एक्चुअली जो प्लेन परपेंडिकुलर होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उससे 90 डिग्री पे हो रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिंग का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं है, रॉड के रिलेटिवली वो ऐसा चल रहा है ना। नहीं, रिंग आपको ऐसा लग रहा है कि रिंग का मोशन रॉड में बाहर की तरफ हो रहा है ऐसे, बट रॉड भी तो मूव कर रही है साथ में। मतलब ये मिसकंसेप्शन हटाओ कि नॉर्मल का वर्क जीरो होता है। अगर ऐसा होता ना तो आपको, चलो इसके अलावा पहले एक दूसरी प्रॉब्लम दिखाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मान लो वेज वाली प्रॉब्लम से करते थे कि कोई एक मास इसके ऊपर स्लाइड करे और एक वेज का टाइप का लिखो आप। सिमिलर चीज ही है, इसमें एक ऑब्जेक्ट वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है और वेज ट्रांसलेट करेगा। इसमें एक रिंग स्लाइड कर रही है, बट जिस चीज के ऊपर वो स्लाइड कर रही है वो रोटेट कर रहा है। इतना ही डिफरेंस है। मान लीजिए ये वाला बॉडी नीचे स्लाइड करता है और साइमल्टेनियसली वेज फॉरवर्ड भी मोशन कर रहा है, तो ये तो बड़ा एलिमेंट्री कंसेप्ट हुआ। एलिमेंट्री कंसेप्ट ये हुआ कि जो वेज है वो कैरी कर रहा है किस चीज को, वेज कैरी कर रहा है इस बॉक्स को, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कैरी कर रहा है, तो वेज एज ए कैरियर है। वेज इज जस्ट लाइक अ कैरियर फॉर दिस बॉक्स। तो अगर हम कोई चीज कैरी करें तो क्या हमारी वेलोसिटी उस कैरियर के वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाएगी? मतलब हमने एक चौक कैरी किया है और मैं भागूंगा, तो मैं भागूंगा तो जो मेरी वेलोसिटी वो चौक की वेलोसिटी, बिकॉज चौक को मैं कैरी कर रहा हूँ। यानी इस मास की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखी जाए तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या कही जाएगी? क्या ये सिर्फ स्लाइड ही कर रहा है या फिर फॉरवर्ड मोशन भी कर रहा होगा साथ में, क्योंकि वेज के ऊपर रखा हुआ है इसको। फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो स्मॉल एम की अगर हम बात करें तो स्मॉल एम की एक वेलोसिटी जो स्लाइड करने वाली है, और एक वेलोसिटी इसकी वो भी होगी जो वेज के साथ आगे फॉरवर्ड चल रहा होगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्लाइड करने वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो स्लाइडिंग मोशन की वजह से नॉर्मल का कोई वर्क नहीं आएगा, लेकिन जो वेज वाला वेलोसिटी है इसकी और नॉर्मल के बीच में तो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इस मोशन की वजह से तो यहाँ पर वर्क आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। और हम लोगों ने मैकेनिक्स में ये कहा था क्लास में, कंसेप्ट 11th क्लास में, कि वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन जब उसका समेशन किया जाता है टोटल वर्क बाय नॉर्मल फॉर ऑन बोथ द ब्लॉक्स, वो चीज हमेशा जीरो मिलती है आपको। नहीं, ये बात समझ नहीं। यस सर, आ गई। सर इसमें रॉड प्लस स्ट्रिंग के लिए वर्क बाय नॉर्मल जीरो हो जाएगा। किसके लिए? सर रॉड प्लस रिंग। हाँ, मतलब वर्क बाय नॉर्मल ऑन द रिंग एंड वर्क बाय नॉर्मल ऑन दिस रॉड, समेशन वैल्यू जीरो आएगी। सर कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो वो कहाँ जाएगी फिर? काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ यहाँ पर? सर पूरे सिस्टम के लिए तो कुछ होगा, मतलब जो फाइनल होगा। काइनेटिक एनर्जी। हाँ, बिल्कुल होगी।
अब सर वो कहाँ यूज होगे? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, अब ये थोड़ा सा आप उसमें जाओगे, जैसे इन्होंने भी एक टर्म यूज किया था सेंट्रीफ्यूगल, बट अगर उस सेंस में बात करी जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ यहाँ पर एक और फोर्स आएगी सर्कुलर मोशन में, जो कॉरियोलिस कॉरियोलिस फोर्स आएगी इस केस में। मतलब सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा होगा, कॉरियोलिस फोर्स भी लग रही होंगी, उनके अलावा रियल फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स भी लग रही होगी और बाकी के फोर्सेस भी लग रहे होंगे। राइट है। और फ्रिक्शन वगैरह तो कोई है नहीं यहाँ पर, यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि जो वो फोर्सेस आएंगी, कॉरियोलिस फोर्सेस वगैरह लगेंगी इसके अंदर, उनकी वजह से कुछ वर्क होगा, उनकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी आ रही है, बट वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये थोड़ा सा एक चैलेंज वाला पार्ट है। चैलेंज इस वजह से है कि उसकी हम लोग को उतनी क्लैरिटी नहीं है। समझ पा रहे नहीं इसको? यस सर। जो सर स्यूडो हाँ, फोर्सेस भी वर्क करेंगे मतलब इसमें? देखिए स्यूडो फोर्स वर्क करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम, एक बार बताओ, स्यूडो मतलब हाइपोथेटिकल ना, स्यूडो मतलब ये आपका नाम होता है कि इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। यस सर। तो एक हाइपोथेटिकल फोर्स मतलब जो फोर्स वाकई में है नहीं, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस होती है कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर, हमें ऐसा लगता है, वो भी तब लगता है जब हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं। तो उसका वर्क होगा या नहीं होगा ये तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप वर्क की कैलकुलेशन कौन से फ्रेम में कर रहे हो। मतलब अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं मान लीजिए, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करेंगे तो हम ग्राउंड फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात ही नहीं करते कभी। यस सर। तो उस केस में हमारा कोई वर्क होगा नहीं। लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में अगर मान लीजिए वेज एक्सेलरेट करें, तो हम जब ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन सी फोर्स को दिखाएंगे वहां पर। मान लीजिए वेज एक्सेलरेट करता हो लेकिन आप स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करते हो विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, क्या तब भी हम इसके ऊपर स्यूडो फोर्स दिखाएं? आंसर नो नहीं सर। होगा, नहीं दिखाओगे। नो सर। लेकिन अगर इसी ब्लॉक के मोशन को रिलेटिव टू सम ऑब्जर्वर ऑन द वेज देखते हैं तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लग रही होगी। तो ये तो एक्चुअली वर्क का प्रॉपर कंसेप्ट है कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करने वाली चीज है। यस सर। तो हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल के अलावा कोरियोलिस फोर्सेस भी लगेंगी इनके ऊपर, और जो कोरियोलिस फोर्सेस होंगी उनके अगेंस्ट में भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी। ये कुछ हद तक उस क्वेश्चन के सिमिलर हुआ जो हमारा अभी 16 वाले में पैराग्राफ था। सिक्सटीन वाला पेपर जो था एडवांस का, उसमें एक ऐसे रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन था, उसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क में ग्रूव बनी हुई थी और ग्रूव के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख करके वो ऑब्जेक्ट उस ग्रूव के अंदर स्लाइड हो रहा था। तो करा है तुम लोगों ने अटेम्प्ट उसको? यस सर। यस सर। 16 एडवांस जो था, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म था, उसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाई थी, उसके अंदर एक मास रखा था और वो स्लाइड हो रहा था। तो उसमें पैराग्राफ था, 2 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था जिसका कुछ एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ रहा था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा था। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है ना, तो उसमें अगर अटेम्प्ट किया हुआ तुम लोगों ने किया, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में एक कंपोनेंट कोरियोलिस फोर्स के अगेंस्ट भी जा रहा था। अब वो, अच्छा देखिए, कोरियोलिस फोर्स का थोड़ा सा भी आइडिया है, मतलब क्या डायरेक्शन होती है उसकी? किसी को कोई आइडिया है कि कोरियोलिस फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है? सर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ओमेगा क्रॉस आर।
नहीं, वो तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओमेगा क्रॉस आर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल है। कोरियलिस फोर्स की जो सर वी डायरेक्शन है, रिलेटिव इन क्रॉस आर होता है। वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा होता है शायद, जहां तक अगर आप एक बार सर कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। जो हमारा कोरियलिस फोर्स है ना, उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, -2 टाइम्स ऑफ मास m इनटू ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव। इसको हम कहते हैं कोरियलिस फोर्स। जिसमें वी रिलेटिव का मतलब, देखिए ओमेगा क्या है और वी रिलेटिव क्या है, इसको समझ आपको डिटेल चेंज हो जाएगा टॉपिक पूरा। अब ब्रीफली बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। जैसे कि मान लो हमने कहा कि एक डिस्क है ऐसे, हॉरिजॉन्टल डिस्क, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्क को हम एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्क इन द एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और डिस्क की जो एक्सिस है उसको जेड एक्सिस मान लीजिए। और मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है उसी के अलोंग एक ग्रूव है, अलोंग दिस एक्स एक्सिस, इसमें एक ग्रूव है। एक्चुअली उसमें अगर आप एचसीवी में सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर है, एचसीवी के सर्कुलर मोशन चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल का बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम भी यही है। उसमें अगर इस ग्रूव के अंदर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रहा है मान लीजिए, और वो ग्रूव के अलोंग स्लाइड कर रहा है, तो वी रिलेटिव का ओमेगा का मतलब होता है जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर डिस्क है तो ओमेगा उसकी वेलोसिटी, मतलब कि अगर कोई पर्सन इस डिस्क पर स्टैंड हो जाए, तो पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, तो जिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा ऑब्जर्वर होगा, उस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी वो हमारी ओमेगा हो गई, मतलब फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी। और वी रिलेटिव का मतलब होता है कि उस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन किधर की तरफ हो रहा है। तो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रूव के अलोंग स्लाइड हो रहा है, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई, वी आर। कोरियलिस फोर्स फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के मूव करने की वेलोसिटी और फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी, अगर हमारा प्लेटफॉर्म एक्स वाई प्लेन में है और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो जेड एक्सिस की तरफ आएगी, राइट यार। यस सर। ओमेगा क्रॉस वी किस तरफ आएगा फिर, मतलब कि के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, वाई एक्सिस। जे कैप जे के जे, लेकिन बाहर एक माइनस और है, माइनस जे हो जाएगा। माइनस जे कैप। माइनस जे। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कोरियलिस फोर्सेस होंगी। वो कोरियलिस फोर्सेस क्या करेंगे, इस ब्लॉक को ग्रूव की फ्रंट साइड पर, ग्रूव मतलब एक वो होता है खांचा, तो कोरियलिस फोर्सेस इनको इधर पुश करेंगे। तो ये जो ग्रूव की फ्रंट वाली वॉल है, उस कोरियलिस फोर्स के अपोजिट पर एक नॉर्मल लगाएगी बैलेंस करने के लिए। तो ये एडिशनल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि अपोजिट, जो कि अगेंस्ट कोरियलिस फोर्स होगा। अब हमको ऐसा लग सकता है कि यार इस तरफ कोई मोशन तो हो नहीं रही, बट ऐसा है नहीं, उस तरफ भी मोशन हो रही है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एब्सोल्युटली इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा, प्लेटफॉर्म रोटेट भी तो कर रहा है। इमेजिन करिए अगर ये बॉडी हमारी ग्रूव के अंदर स्लाइड नहीं करती, तो ये डिस्क के साथ साथ सर्कुलर मोशन करती, यानी कि तब उसके अंदर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती, और स्लाइड करने वाली वेलोसिटी तो है ही, साथ में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, तो ये भी साथ साथ रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जो उसकी ओमेगा की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, उसमें और नॉर्मल में सेम डायरेक्शन आ जाएंगी। नहीं आया समझ में ये चीज, आ गया सर समझ में। ओके। और उसी की वजह से वर्क हो रहे हैं हमारे।
अंकुर भाई बोलो तुम भी है ना। यस सर। और डिटेल में नहीं जा रहे, अब ये डेरिवेशन कैसे हुई है इस पर नहीं जाएंगे यार, वो पूरा करीब 1 घंटे का डेरिवेशन है, वो टाइम बहुत लगता है उसमें। हम लोग फिर ये बोलेंगे कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाओ फ्रेम और वर्क वाले कंसेप्ट पे। और मेरा एक सजेशन यही होगा कि किसी भी रियल फोर्स का वर्क पूछा जाए, रियल फोर्स में नॉर्मल आती है, ग्रेविटी आती है, स्प्रिंग आता है, फ्रिक्शन आता है, हिंज रिएक्शंस आते हैं, कोई भी एक्सटर्नली अप्लाइड मैनुअल फोर्स, ये सब हमारे रियल फोर्सेस में आते हैं। इनके वर्क किसी भी क्वेश्चन में पूछे जाए अगर, तो सजेस्ट मैं यही करूंगा, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स में। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे देखो, देखते हैं अगर डिस्कशन के बाद टाइम बचेगा तो थोड़ा वापस आएंगे इसके ऊपर। थर्ड क्वेश्चन भी क्लास की थ्योरी पर है, जिसमें ये कहा गया था कि जो गैस होती है आइडियल गैस, गैस अंडर अ पिस्टन, इसकी थ्योरी रिकॉल करो पहले। उसमें गैस अंडर अ पिस्टन ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग। A gas under a piston acts like a spring, और ये टॉपिक इलास्टिसिटी से लिया हुआ है। मतलब अगर हम किसी भी पिस्टन में और उसके नीचे कोई गैस पुट कर देते हैं मान लीजिए, और उस गैस का प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, एंड टेम्परेचर सपोज टी नॉट है, अंडर अ पिस्टन, और पिस्टन ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, यानी गैस एक्सपैंड या कंप्रेस कर रही है, और वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कोई भी हो सकते हैं। मतलब इसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोबैरिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो अंडर एनी प्रोसेस पिस्टन अगर ऊपर नीचे मूव करे जिस वजह से गैस का वॉल्यूम चेंज करे, तो करस्पॉन्डिंगली प्रेशर भी चेंज करेगा। इसमें डेफिनेशन यूज करते हो बल्क मॉडुलस की, जो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है वो कहती है इट इज माइनस टाइम्स चेंज इन द प्रेशर, जो कि हमारा स्ट्रेस है, अपॉन स्ट्रेन डीवी अपॉन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस की वैल्यू है ना, बोलो। बल्क मॉडुलस इज माइनस टाइम्स चेंज इन द प्रेशर Yes, ऑफ द sir. गैस अपॉन Yes, sir, yes. माइनस, है ना। अब इस माइनस वी को ऊपर लिख लेते हैं। ये डीपी बाई डीवी डिपेंड करता है कि हम प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहे हैं, और एक्चुअल में डीपी मतलब गैस की प्रेशर का चेंज। तो डीपी निकालने के लिए हम लगा सकते हैं माइनस टाइम्स। अच्छा, बल्क मॉडुलस भी थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव किए गए हैं, थोड़ा सा याद करें, इसी एक्सप्रेशन को लेकर के बल्क मॉडुलस से डिराइव किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया था कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो बल्क मॉडुलस का सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट बनता है वो इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस आता है। अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक है तो फिर द बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स पी आता है, और अगर ये प्रोसेस कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो फिर ये x टाइम्स p आता है, और ये सब वहां से आते हैं रिलेशन के थ्रू, बिकॉज p v टू दी पावर x कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं क्या आंसर आएंगे। p into x v to the power x minus 1 multiplied by dv and plus v to the power x multiplied by dt equal to 0। इससे हम dp by dv निकाल लेते हैं और उसी को सिंप्लीफाई करके ये सारे रिजल्ट्स आते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये याद रखने वाली चीज है यार, बल्क मॉडुलस वाली। थर्मोडायनेमिक्स में तो स्कूल लेवल पर भी ये पूछा जाता है कि क्या मतलब होता है। और बल्क मॉडुलस निकालने का एडवांटेज क्या है, जब हम बल्क मॉडुलस निकाल देंगे ना तो उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस हम ये पता लगा सकते हैं कि डीपी कितना आएगा, यानी चेंज ऑफ प्रेशर की वैल्यू। तो चेंज ऑफ प्रेशर विल बी माइनस टाइम्स द बल्क मॉडुलस इनटू डीवी बाई वी, और जो चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस होगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस को जब हम इस पिस्टन के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि फोर्स F की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस। एंड सपोज दैट पिस्टन को हम एक स्मॉल डिस्टेंस x ऊपर ले गए या x डिस्टेंस नीचे ले गए, बट वो x काफी स्मॉल है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। एक एरिया यहाँ पर भी है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये F इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का रिलेशन बन जाता है।
तो जो माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस इनटू स्क्वायर ऑफ द एरिया अपॉन अ वॉल्यूम, यही चीज गैस का एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट काम करेगी, एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ गैस अंडर अ पिस्टन। इसको रिजल्ट को ध्यान रखो, बी ए स्क्वायर अपॉन वी इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द गैस। बल्क मॉडुलस एरिया का स्क्वायर और वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम जो इक्विलिब्रियम टाइम पर हो। अब ये अगर ये रिजल्ट पता होगा तो थर्ड क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जो गैस है उसका बिहेवियर स्प्रिंग की तरीके से है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, वहां पर एक पिस्टन है, नीचे गैस है, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा गैस एज स्प्रिंग काम कर रही है, और एक एक्चुअल स्प्रिंग, एक फिजिकल स्प्रिंग यहाँ लगाई गई है जिसका कांस्टेंट के है। तो यहाँ पर एक तरीके से दो स्प्रिंग्स हैं, एक स्प्रिंग जो हम लोगों ने करेक्ट की है मेटल वाली, मेटेलिक स्प्रिंग, और एक जो गैस है वो भी स्प्रिंग जैसा ही काम कर रही है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बी ए स्क्वायर बाई इतना है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये दोनों स्प्रिंग्स कौन से कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, और ये हमारा मास है। तो गैस एज ए स्प्रिंग, तो गैस को अगर हम एज स्प्रिंग मानते हैं तो एक तरीके से यहाँ भी एक स्प्रिंग आ गई। तो नाउ अ ब्लॉक इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू स्प्रिंग्स। एसएचएम का चैप्टर याद करो, दो स्प्रिंग्स के बीच में जब ब्लॉक लगाते हो तो उसका इफेक्टिव कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? अगर K1 K2 है और बीच में मास है, इफेक्टिव कांस्टेंट सम कर देता। ऐड कर दे। ऐड कर लो K1 प्लस K2। तो सिमिलरली यहाँ पर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा K1 प्लस K2, यानी कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस मेटालिक स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस गैस, जो कि बी ए स्क्वायर बाई वी नॉट है। अब इसमें बी चेक करना पड़ेगा क्या होगा, उसके लिए क्वेश्चन को रीड करो। प्रोसेस कौन सा है ये? वहां पर लिखा हुआ है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है, तो बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी होगा। तो ये जो बल्क मॉडुलस है इसको गामा, अब गामा की वैल्यू ये है सर मोनो एटॉमिक है सर, 5/3 हो जाएगा। 5/3, और ऊपर एक प्रेशर और आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ द प्रेशर। ये भी प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला, गामा इंटू पी में प्रेशर इक्विलिब्रियम के टाइम पर लेंगे। और वी नॉट, तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी एल नॉट। तो वी नॉट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट। एक कैंसल, और पी नॉट इंटू ए वो भी रिप्लेस कर सकते हो, पी नॉट इंटू ए ओरिजिनल फोर्स है जो कि mg के बराबर हो जाएगी सर, क्योंकि जो इनिशियली mg के नेचुरल बराबर लेंथ के। होगा। यस सर, mg क्योंकि ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर से कोई प्रेशर तो लगेगा नहीं, तो इनिशियल मूवमेंट पर जो पिस्टन का वेट है mg है, वो इनिशियल मूवमेंट पर गैस की फोर्स के थ्रू बैलेंस हो रहा होगा। सो mg इक्वल टू पी नॉट ए, सो पी नॉट इंटू ए को भी रिप्लेस करके m इंटू जी कर लो। अब इसके बाद आंसर आ जाएगा, जो लिखा था वो आंसर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, Yes. यस। फिफ्थ वाले में जो ये क्यूब है ये ऐसे डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा था और उसके बाद किसी ऑब्स्टेकल से कोलाइड कर गया। जिस ऑब्स्टेकल से वो कोलाइड कर रहा है उसकी हाइट गिवन है ना, 2 मीटर ऊपर। तो कोलाइड करने से जस्ट पहले, मतलब इस क्यूब का इस ऑब्स्टेकल से कोलिजन होने के जस्ट पहले इस क्यूब की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है v0। साइड लेंथ क्यूब का a और मास m मान लेते हैं इसका। u दे रखे हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन कितना एंगुलर मोमेंटम होगा रिलेटिव टू दिस ऑब्स्टेकल, जहां पर कोलिजन हो रही है इस ऑब्स्टेकल के रिस्पेक्ट में क्यूब की एंगुलर मोमेंटम, जिसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है यहाँ पर।
तो एंगुलर मोमेंटम m सर U mu a by by 2 2 नॉट U ए बाई एंड उसके सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ट्रांसलेटरी मोशन के एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट a/2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। कोलिजन के बाद का एंगुलर मोमेंटम, और हम इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे रिलेटिव टू दिस पॉइंट ऑफ कोलिजन। ये भी कंसेप्ट बताया गया है क्लासेस में कि जब कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स ऑब्स्टिकल से कोलाइड करे, रिजिड बॉडी का कोलिजन किसी फिक्स ऑब्स्टिकल से हो, तो उस फिक्स्ड ऑब्स्टिकल के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया जा सकता है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन का एंगुलर मोमेंटम, आप कोलिजन के बाद उसमें एक लाइन और लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो वो जो पॉइंट है ना क्यूब का, यहाँ वाला पॉइंट, ये सर वो कोलाइड रेस्ट करने पे के हो बाद जा रहा है सर तो हम लोग आई ओमेगा लिख सकते हैं सर इसी के अबाउट। वो रेस्ट पे आ रहा है, लिखा है हाँ, वो आखिरी ब्रैकेट के अंदर, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ एज ऑफ क्यूब इन कांटेक्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल बिकम्स 0। तो इसका मतलब कोलाइड करने के बाद, हमें इसी डायग्राम में कर दे रहे हैं, कोलाइड करने के बाद ये वाला पॉइंट एक तरीके से इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गया, और जब ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गया तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बना, यानी कोलाइड करने के बाद इमीडिएट आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट के अबाउट ये क्यूब ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा, और तब इसकी एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले से आएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एज के अबाउट। तो एक क्यूब का अपनी एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 2/3 इंटू ma²। अब ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लो या ऐसे भी कर लो। तो ओमेगा निकाल सकते हैं कि ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। 3v0/4a। हाँ 3u/4a। ऐसा क्वेश्चन एक जेई के में भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी है ऐसा। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द क्यूब विल हिट द ग्राउंड। चलिए एक काम करके बताओ जरा, यहाँ पर जो क्यूब का सेंटर ऑफ मास होगा, इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो डेफिनेशन कहती है कि ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट का जो ट्रेजेक्टरी होता है, मोशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ सर्कल अराउंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सेंटर ऑफ मास इस एज के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ऐसे में इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ इस तरफ आएगी, और वो r इंटू ओमेगा होगी, मतलब v सेंटर ऑफ मास शुड बी r ओमेगा, जिसमें r हमारा सेंटर ऑफ मास का इस एज से डिस्टेंस, जो कि a/√2 इंटू ओमेगा, और वो 45 डिग्री एंगल नीचे होगा हॉरिजॉन्टल से। तो सेंटर ऑफ मास की हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज a ओमेगा/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45, and vertical velocity is a omega/√2 into sin 45। यहाँ तक का पॉइंट बताएं पहले। ये सारा हो जाएगा। Yes. ये अब कैसे हो जाएगा वो पूछना है। सर टाइम निकाल लेंगे कितनी देर बाद कोलाइड करेगा जमीन से, और ये फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मतलब आप प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और वर्टिकल वेलोसिटी पता है, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके नीचे आएगा मान लीजिए, और ये हाइट दे रखी है 2 मीटर की, तो 2 मीटर से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और वर्टिकल वेलोसिटी पता है। हम एक बार सही बोल रहे, इसके बाद आंसर आ जाना चाहिए। एक बार करके सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। जी सर 3/4 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे ख्याल से कुछ, क्योंकि a ओमेगा यहाँ पर जो है वो 3u/4 और बाय 8, तो ये 3u/8 हो गया। ये u शायद क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो मतलब 3/2 हो गया। ये 3/2 इधर की वेलोसिटी है, 3/2 नीचे वाली वेलोसिटी है, 2 मीटर की हाइट से प्रोजेक्टाइल हो। छोड़ दे रहे इसको, फिर आगे कर लेना अपने आप। यस सेवेंथ क्वेश्चन।
इसमें ये वाला पार्टिकल इससे कोलाइड करेगा और कोलाइड करके ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा। ये बड़ा ही स्पेशल प्रॉब्लम है। इन दोनों मासेस के बीच किस टाइप की कोलिजन हो रही है? इनइलास्टिक। सर Inelastic. इनलास्टिक। इनइलास्टिक के अलावा हेड ऑन है या ऑब्लिक है? सर हेड ऑन। हेड ऑन। Done. तो क्या इन दोनों के कोलिजन के टाइम इस रॉड में कोई इम्पल्स आएगी? क्वेश्चन ऐसे दसा है कि जब ये मास इसको स्ट्राइक कर रहा होगा उस टाइम पर इस रॉड के अंदर कोई इम्पल्सिव फोर्स आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। नहीं, क्योंकि ये रॉड लाइन ऑफ इम्पल्स के परपेंडिकुलर जा रहा है। 90 डिग्री। यस सर। तो लाइन ऑफ इम्पल्स के परपेंडिकुलरली रॉड होने की वजह से कोलिजन के वक्त इन दोनों का कोलिजन जब हो रहा होगा तो यहाँ पर कोई इम्पल्स आएगी नहीं, अलोंग द रॉड कोई इम्पल्स नहीं आएगी, यानी यहाँ पर भी कोई इम्पल्स नहीं आएगी, यानी कि कोलिजन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट ए स्टेशनरी ही रहेगा। ऑब्जेक्ट ए पहले भी रेस्ट पे रहेगा एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन भी ये रेस्ट पे होगा। और ये मास m और m जब कोलाइड करके इन इलास्टिक कोलिजन कर लेंगे तो ये 2m बन जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द कोलिजन बिटवीन टू मासेस से इनकी वेलोसिटी v0/2 आ जाएगी। सीधा सा रूल है इसका। देख के बताओ बताएं आगे इसके। इसमें हो सकता है कि मेथड थोड़ा अलग वो सॉल्व करने का तुम लोग का, मैं ख्याल से कुछ लोग इसमें वो करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कराते हैं, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व कराते हैं। जैसे भी करोगे देखो अगर आंसर यही आया होगा तुम लोग का भी। हाँ सर यही है। यस सर। आंसर तो यही आएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फॉर दैट इंस्टेंट, परमानेंटली स्टेशनरी नहीं रहेगा बट इंस्टेंटेनियसली ये रेस्ट पे, और इंस्टेंटेनियसली ये वाला मास v0/2 से चल रहा, तो फिर ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए हिंज। और अगर ये हिंज जैसा है तो L लेंथ के रॉड के अंदर EMF या B omega L²/2. b ओमेगा L²/2। अब ओमेगा क्या होगा, तो वेयर ओमेगा इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी पता है आपको v0/2, तो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस L, ये ओमेगा की वैल्यू है। अब जो भी इसका आंसर है Yes sir, आगे. सर वो v0/3 आ रहा है 2m का की वेलोसिटी। कैसे? सर वो सब कंजर्व करके किया है तो उससे आ रहा था। सर क्या v0/2। कंजर्व करके, एक मिनट, क्या कंजर्व सर- करके किया था? सर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। अच्छा वही मैं बोल रहा, मतलब इस मेथड से नहीं किया होगा ना आप लोगों ने, किसी और मेथड से किया होगा। यस सर। उससे भी दिखा देते। चलो ये बहुत छोटा मेथड था एक्चुअली। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि ये कोलिजन करेगा, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या कहते हैं कि ये मास इसके साथ कोलाइड करने के बाद 2m बन जाएगा और इधर की तरफ हमारा m मास हो जाएगा और इस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2m वाले साइड से L/3 डिस्टेंस पे और इधर वाले साइड से 2L/3 डिस्टेंस पे। तो सेंटर ऑफ मास के अंदर एक लीनियर वेलोसिटी मानेंगे, प्लस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट भी कराएंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है सॉल्व करने का। फिर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की जब इक्वेशन लिखते हैं तो m × v0 इक्वल्स टू इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम यानी कि टोटल मास 3m मल्टीप्लाइड बाय दिस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। चेक कर लेना, हो सकता है यहाँ पर कोई गलती हो गई एक इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व करते हैं तो कौन से पॉइंट के रिलेटिवली कंजर्व करते हैं इसमें? सर जो न्यू सेंटर ऑफ मास है। तो ये वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सर सेंटर वो ऑफ जो कि सही है, गलती से वो हो गया था। हाँ फिर v0/2 ही होगा। L/3, तो अगर L/3 पर सेंटर ऑफ मास है तो पुराना वाला एंगुलर मोमेंटम m v0 L/3
और बाद में इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होंगे इन दोनों के। बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा एक्चुअली। इनटू ओमेगा, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अच्छा मान लो ये कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? सपोज ये कर भी लिया, वी सेंटर ऑफ मास ओमेगा निकाल भी लिया, उसके बाद तो वी भी निकालेंगे L/3 ओमेगा। फिर हमारा कंसेप्ट तो ये है कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला लगाते हो आप बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 वाला, ईएमएफ इन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, क्या इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 इज द ईएमएफ across the length L. It is the EMF across the length L, provided one end of that length is at rest. तो आपको ये करने के बावजूद भी ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि इस पूरे रॉड का कौन सा पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा। भाई इस मेथड के हिसाब से हमको ये थोड़ी मालूम है कि कौन सा पॉइंट स्टेशनरी है, क्योंकि इस मेथड के हिसाब से 2m की जो वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि इस मेथड में तो हम कंबाइंड मोशन मानते हैं, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, तो यहाँ पर कंबाइंड वेलोसिटी लिखी जाएगी वी सेंटर ऑफ मास प्लस L/3 ओमेगा, ये हमारी वेलोसिटी होगी बी वाले ऑब्जेक्ट की, और इधर ए वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास माइनस रोटेशनल वेलोसिटी। अब एक्चुअली होगा क्या कि जब तो वो 0 आ जाएगा। हाँ वो एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन से जब वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पुट करेंगे तब जाकर के ये मालूम चलेगा कि ऑब्जेक्ट ए के पास जीरो वेलोसिटी आएगी, जिसको हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि पहले ही समझ जाते हैं कि जीरो वेलोसिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्यों चेंज करेगी जब कोई इंपल्स जनरेट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। बोलो। यस सर। अगर मान लीजिए समहाउ कुछ ऐसा डेटा होता और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें यहाँ पर जीरो वेलोसिटी नहीं आ रही होती, मान लीजिए यहाँ जीरो वेलोसिटी नहीं आ रही होती, यहाँ भी जीरो नहीं आ रही होती, तब हम क्या करते थे? तब हम इस रॉड का ईएमएफ कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास से मुझे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मानते हैं, उसकी वेलोसिटी 0 करते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो जैसे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता और कुछ ऐसा होता। सर या फिर रोटेशन और ट्रांसलेशन को अलग अलग लेकर और एक ट्रांसलेशन से ईएमएफ और रोटेशन से निकाल के ऐड कर दें, मतलब ऐसे करते हैं। तो चलिए ऐसे देख लो, मान लो एक रॉड है, सपोज आपको समझा देते हैं, रॉड है, लेंथ L है, एंड रॉड जो है वो जनरल मोशन में है, मतलब कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसमें, जिस वजह से इस रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटीज कुछ इस तरीके से दी गई है कि एंड पॉइंट बी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v2 and point A is moving with velocity v1 in the downward direction. Point A has a velocity v1, point B has a velocity v2. मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है और बताया, अब पूछा जाए कि इसमें ईएमएफ कितना आएगा ए और बी के बीच में। तो हमें पहले ये निकालो ना, इसमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि क्या इस रॉड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके अंदर जीरो वेलोसिटी आएगी, यानी कि आईसीआर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगी कोई, तो वो होगी, कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पर जीरो वेलोसिटी होगी। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब आईसीआर निकालने का जो तरीका है यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता लगाने का मेथड। तो अगर हमें एक रिजिड बॉडी में, किसी भी रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, फॉर एनी रिजिड बॉडी वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन, तो आईसीआर कैसे निकालेंगे? अगर वेलोसिटीज पैरेलल डायरेक्शंस में है, पैरेलल है भले सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर पैरेलल एंड द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका सीधा सा रूल होता है कि आप
एक के वेलोसिटी हेड को दूसरे के वेलोसिटी हेड से कनेक्ट कर दे, और एक के वेलोसिटी हेड को दूसरे के वेलोसिटी हेड से कनेक्ट करने पर रिजिड बॉडी के जिस पॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं यही हमारा आईसीआर बन रहा होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर द रोटेशन बनता है। और ये निकाल सकते हैं, सपोज ये पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पे है तो नेचुरली ए से ये एल माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एक ये वाला ट्रायंगल ले लें और एक ये वाला ट्रायंगल। V2 by V1 is स्मॉल x by L minus x, यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू। ये आ जाएगा आईसीआर की पोजीशन, जिसमें वेरिफिकेशन कर सकते थे कि अगर हमारा V1 0 होगा, अगर V1 0 है मतलब पॉइंट ए स्टेशनरी है, तो इफ V1 is 0 then x will be L, V1 0, V2 कैंसिल, x इक्वल्स टू L, यानी कि आईसीआर B पॉइंट से L डिस्टेंस पे होगा। B पॉइंट से L डिस्टेंस का मतलब कि पॉइंट ए ही आईसीआर बन जाएगा। तो जो हमारा आईसीआर बनेगा मतलब कि ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होगा। ICR means instantaneous center of the rotation, that means this point instantaneously at rest है। तो इस पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का EMF निकाल सकते हैं। यस सर। वो आएगा EMF between the point B and ICR, ये लिखेंगे B ओमेगा x²/2, और सिमिलरली EMF बिटवीन द पॉइंट A एंड ICR निकालेंगे तो ये बनेगा B ओमेगा इनटू जो भी उसकी लेंथ है L माइनस x²/2, और फिर A और B के बीच का जब EMF निकालना होगा माइनस, हाँ माइनस या प्लस अब देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है मान लीजिए, और एज्यूमिंग कि ये V2 और V1 की जो डायरेक्शन दी गई है वो ऐसी है, मतलब कि यहाँ पर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस साइड पर मोशनल EMF की पोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। इधर में मोशनल EMF की पोलैरिटी, और पोलैरिटी हम V क्रॉस B से निकालते हैं। V क्रॉस B हमें मोशनल EMF के पॉजिटिव पोलैरिटी की डायरेक्शन देता है। तो अगर इधर वेलोसिटीज ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शंस में है तो V क्रॉस B टुवर्ड्स ICR जाएगा, यानी कि इस वाले सेगमेंट में ICR वाला पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल पर है और B वाला पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल पर है। और इधर दूसरे वाले साइड पर जहां पर वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है तो V डाउनवर्ड एंड B इनवर्ड, ये वेलोसिटी और B इनवर्ड, इसका V क्रॉस B निकालेंगे तो उसमें भी हमारा ICR की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और A की तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी इन बोथ साइड ICR पर पोटेंशियल ज्यादा है और B और A दोनों साइड के पोटेंशियल से कम आ रहे हैं। सो ये एक्चुअल में जो EMF हम कह रहे हैं वो ICR और पॉइंट B का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जिसमें ICR का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी ये चीज एक्चुअल में लिखी जाएगी पोटेंशियल ऑफ ICR माइनस पोटेंशियल ऑफ द B, एंड सिमिलरली इसको लिखा जाएगा पोटेंशियल ऑफ ICR माइनस पोटेंशियल ऑफ A। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा A और B के बीच का EMF आएगा। तो ये रूल समझो, पहले ICR निकालने का जो रूल है कि अगर हमको दो पॉइंट्स के वेलोसिटीज पता हैं जो कि पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो वेलोसिटी के हेड को दूसरे के वेलोसिटी के हेड से मिलाइए, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को क्रॉस करेंगे वो पॉइंट हमारा ICR बन जाएगा। अगर पॉइंट A और पॉइंट B की वेलोसिटी से पैरेलल है बट सेम डायरेक्शंस में है, पॉइंट A फॉरवर्ड डायरेक्शन में VA से चल रहा है और पॉइंट B भी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में VB से चल रहा है, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट वेलोसिटीज होनी चाहिए, बिकॉज़ सेम वेलोसिटीज हो जाएंगी तो ये ट्रांसलेटरी मोशन माना जा सकता है। इसका ICR कैसे निकालेंगे? रॉड के बाहर होगा। हाँ सेम रूल है, वेलोसिटी की हेड को दूसरे के वेलोसिटी के हेड से मिलाइए, और ये लाइन ऑब्जेक्ट को कहीं पर क्रॉस करेगी, बट ये लाइन एक्सटेंड करने के बाद इस ऑब्जेक्ट से कट होगी।
तो एक्सटेंड करने के बाद ऑब्जेक्ट को जहां पर कट कर रहे हैं ये हमारा ICR होगा। इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर रॉड की टोटल लेंथ L है और मान लें कि ICR पॉइंट A से X डिस्टेंस ऊपर है, तो एक ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे जिसमें VA इन्वॉल्व होगा, और एक ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल यूज कर लेंगे जिसमें VB इन्वॉल्व होगा, और सिमिलरिटी से लगा देंगे VB अपॉन VA इक्वल्स टू L प्लस X बाई X। यहाँ से फिर X निकाल सकते हैं कितना आएगा। अब इस बार जब EMF कैलकुलेट करेंगे तो सेम सर ऐड हो जाएंगी दोनों। चेक कर लेते हैं ना कि हाँ अब की बार ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटीज फॉरवर्ड है तो इसका मतलब ICR के अबाउट ओमेगा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी हमारे मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएंगे। एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड V क्रॉस B, अगर हम ICR और पॉइंट A के बीच में देखें तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ, यानी कि ICR और A वाले पॉइंट में ICR का पोटेंशियल ज्यादा है, सो पोटेंशियल ICR माइनस पोटेंशियल A, ये चीज लिखी जाएगी B ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। और ICR और पॉइंट B के बीच में बात करें तो इसको भी देख लीजिए, ICR और पॉइंट B के बीच में बात करिए, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? V क्रॉस B से, V क्रॉस B से अभी वही आएगा, यानी ये चीज हो जाएगी B ओमेगा, बट यहाँ पर L प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 होगा, और ऐड नहीं होंगे आपकी भी, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा हमें। अगर मुझे VA माइनस VB निकालना है तो ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी ये बन जाएगा B ओमेगा बाई 2 टाइम्स यहाँ पर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। सर सर जैसे हम लोग ने यहाँ पे ICR निकालने के लिए वाला मेथड लगाया है सर, जैसे हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट P की जो वेलोसिटी थी वो ऑलरेडी 0 थी सर, तो अगर यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट P के रेफरेंस में ही देख लें सारी चीज सर, तो वहां से कुछ हो सकता है सर? नहीं सर वहाँ और पे कोई मतलब सर वहाँ पे सर मतलब प्रॉब्लम क्या फंसेगी? क्या होगा इसमें? सर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंसेगी सर अगर वैसे मेथड? प्रॉब्लम B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 के डेरिवेशन की है ना यार। B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन ही रिलेटिव टू हिंज पॉइंट है। भाई मोशनल EMF की जो डेरिवेशन हुई है उसमें जनरलाइज फॉर्मूला मोशनल EMF का क्या था? मोशनल EMF का जनरलाइज फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट DL क्रॉस B डॉट DL होता था जनरलाइज फॉर्म में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है ऑफ DL एलिमेंट। हम किसी के रिलेटिव वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते इसमें। ओके ओके सर। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसी पॉइंट की तब हो सकती है जब आपका रेफरेंस फ्रेम खुद जीरो वेलोसिटी पर हो। तो अब देखो अभी इस समय टाइम तो है नहीं इतना जाने का, तो अब आपको सीधे रिवीजन में चीजें इम्प्रूव करो। इम्प्रूव ये करो कि B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 जो होता है वो हिंज पॉइंट का और किसी दूसरे पॉइंट के बीच के EMF का फॉर्मूला है। जहां पर हिंज नहीं होंगे वहां पर ICR निकालना होगा। ICR निकालने के मेथड्स यहाँ पर है। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा A और B है उनके वेलोसिटी से पैरेलल ही ना हो, ये भी हो सकता है। पॉइंट A और पॉइंट B नॉन पैरेलल डायरेक्शंस में भी तो चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट A कैन मूव इन दिस डायरेक्शन VA, पॉइंट B कैन ट्रेवल इन सम अदर डायरेक्शन। मान लो इधर जा रहा हो या और किसी डायरेक्शन में चल रहा हो, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। मान लीजिए इधर जा रहा हो VB, ये कुछ अल्फा एंगल पर चल रहा है, ये कुछ बीटा एंगल पर चल रहा है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है।
अब ICR कैसे निकालोगे? सर पहले तो वेलोसिटी अलोंग रॉड 0 करेंगे। तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर लाइन बना। हाँ, इसका तरीका ये होता है जब when the velocities are non parallel, तो उसमें तरीका ये होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ A है और जो वेलोसिटी ऑफ B है इनको पहले एक्सटेंड करें और दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर लाइन बनाएं। दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए और वो लाइंस जहां पर भी इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मतलब VA वेक्टर का परपेंडिकुलर और VB वेक्टर का परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही पॉइंट हमारे लिए ICR का पॉइंट कहलाता है। जिसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल ये वाला कर चुके हो, जो रॉड स्लाइड होती है बिटवीन द टू परपेंडिकुलर वॉल्स जैसे A और B, तो इसका बहुत बेसिक एग्जांपल करते हो कि पॉइंट A अगर नीचे की तरफ आता है VA वेलोसिटी से और पॉइंट B फॉरवर्ड चलता है VB वेलोसिटी से, तो VA के परपेंडिकुलर एक लाइन लेके जाते हैं और VB के परपेंडिकुलर एक लाइन लेके जाते हैं, जहां पर ये कट कर जाते हैं, ये पॉइंट ICR है। इस पे तो क्वेश्चन रिवीजन क्लास में भी करा सकता हूँ। यस सर। तो मतलब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, सपोज यही क्वेश्चन होता है और मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्ड होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी कर देते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन होता है और पूछते कि A और B में क्या EMF आएगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा होता है, ये लेंथ L होती, तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा ICR और पॉइंट A के बीच, और ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, V क्रॉस B करते, V क्रॉस B करेंगे तो ICR पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगा, यानी पोटेंशियल ICR माइनस पोटेंशियल A। अब इसके लिए लगाएंगे B ओमेगा बाई 2 और ICR और पॉइंट A के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ICR और पॉइंट A के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा L cos थीटा। अब ये वाले वेलोसिटी जो राइट साइड है, दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का V क्रॉस B देखते हैं, इसका V क्रॉस B, इसका V क्रॉस B भी टुवर्ड्स ICR जा रहा है, मतलब ICR यहाँ भी पॉजिटिव है, माइनस VB, ये लिखा जाएगा B ओमेगा बाई 2 और B और ICR के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और फिर वही चीज होगी A और B के बीच निकालने के लिए सबट्रैक्शन करना होगा इसका, वो कुछ ऐसा आ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और सबट्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं हाँ ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा आंसर अपना। अब ओके करो भाई, ठीक है, मेरे ख्याल से हो गए सारे केसेस इसके। यस सर। 10 10th वाले में रॉड को हॉरिजॉन्टल लाइन पर रख करके और रिलीज कर दिया गया अबाउट सम हिंज पॉइंट। जब ये वर्टिकल होगा तो इसमें कितना ओमेगा आएगा ये निकाल सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हुआ रेस्ट की कंडीशन पे, तो जब ये वर्टिकल होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी ये निकाल सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेंटर ऑफ मास इसका L/2 डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, mg L/2 इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा निकालने के बाद बॉटम से, इसके बॉटम से या फिर टॉप से किसी भी साइड से, सपोज बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर जाए और ये पता लगाएं कि रॉड में क्या टेंशन फोर्स होगी।
तो ये टेंशन फोर्स बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर जो होगी वो इक्वल टू टेंशन एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, उसके लिए क्या करेंगे, उस लोअर x लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये जो बॉटम का x लेंथ बनेगा ये पोर्शन, इसमें एक तो ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगी, उसके अलावा इस x पोर्शन पर ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी। तो इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस x पार्ट, वो टोटल मास बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय x इनटू g, दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस पोर्शन। Net force on this portion should be equal to the mass of this portion into acceleration of center of mass of this portion. Rigid body के लिए F equals to mass into a center of mass. Center of mass इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बॉटम से x/2 डिस्टेंस पे होगा, और बॉटम से अगर x/2 डिस्टेंस पे होगा तो हिंज से वो l माइनस x/2 डिस्टेंस पे होगा। तो मास ओमेगा स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज l माइनस x/2 m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस पॉइंट। इससे अब आगे डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि टेंशन को एज अ फंक्शन ऑफ x निकालेंगे यहाँ पर। उसमें ओमेगा स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट भी करना होगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ले जाकर रखेंगे तो जाकर के टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। उसके बाद क्या करना होगा कि हम ये मानेंगे कि जो बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर एक पोर्शन था जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर एक डिफरेंशियल पार्ट है जिसकी लेंथ dx थी, और ये dx पार्ट dx प्लस dl बन जाता है आफ्टर एलोंगेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो रॉड स्ट्रेच हो रही है, फाइंड द स्मॉल एलोंगेशन। इसको ऐसे समझो, मतलब यहां से x डिस्टेंस पीछे एक dx एलिमेंट था, तो अगर ये आइडियल रिजिड बॉडी होती, मतलब परफेक्ट रिजिड बॉडी, तो ये जो सेगमेंट dx लेंथ का था वो वर्टिकल होने के बावजूद भी dx लेंथ का ही होता। जो सेगमेंट हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे dx लेंथ था वो सेगमेंट वर्टिकल कंडीशन पर भी dx लेंथ का ही रहता अगर ये परफेक्टली रिजिड बॉडी होती। बट थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ है तो जो सेगमेंट ओरिजिनली dx था वो सेगमेंट dx प्लस समथिंग हो जाएगा, वो समथिंग को हम लोगों ने dl कर दिया। अब डेफिनेशंस, dl which is elongation of this small segment divided by original length of the small segment. Strain define हो गया, Yes, sir, Strain. strain. Yes. into Young's modulus, stress multiplied by area of the rod multiplied by area of this rod, force यानी कि टेंशन फोर्स जो यहाँ पर निकाली गई है Fx। फिर यहाँ से dl की वैल्यू मिलेगी हमें वन अपॉन वाई इंटू ए इंटू एफ एक्स डी एक्स, जिसमें एफ एक्स टेंशन वाली फंक्शन है और dl एक छोटे से सेगमेंट का एलोंगेशन है। पूरे रॉड के एलोंगेशन के लिए ये 0 से लेकर के उसकी टोटल लेंथ l तक इंटीग्रेट करेंगे, और dl को इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो टोटल एलोंगेशन बन जाएगी, यानी कि डेल्टा l बन जाएगी। मतलब इसमें एक्चुअली स्ट्रेस वेरिएबल है ना, स्ट्रेस इज टेंशन बाय एरिया और टेंशन वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल स्ट्रेस आएगा तो पहले एलोंगेशन इन अ स्मॉल सेगमेंट कैलकुलेट होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे वायर का एलोंगेशन कैलकुलेट होगा। Excuse me, sir. सर यहाँ पे जो हिंज पे एक फोर्स लगाएगा सर, उसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग? किस चीज में? सर यही टेंशन में, मतलब जैसे हम लोगों ने लिया था। हम लोगों ने न्यूटन लॉ इस लोअर पार्ट पे लगाया है, तो लोअर पार्ट का तो हिंज से कोई कांटेक्ट है नहीं।
सर लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं सर तो हम लोग अपर पार्ट पे भी तो जा रहे हैं सर। सर तो वहाँ पे हिंज फोर्स भी तो काम करेगी। तो अपर पार्ट पे जो हिंज फोर्स है वो ही टेंशन फोर्स बन जाएगी। ओके सर, ओके सर। अपर पार्ट पे जिसको आप हिंज फोर्स कह रहे हो वो बेसिकली इसी में x इक्वल टू एल कर देना है। जो टेंशन की इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ टेंशन, उसी में जब हम यहाँ से x इक्वल टू एल कर देंगे तो जो टेंशन कैलकुलेट होगी वो बेसिकली हिंज फोर्स बताएगी मुझे। यस सर, ठीक। सब तो दे रखा है, निकालना क्या है इसको। चलिए फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ बनेगी, और इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट या लेंस के फोकस पे ही नहीं रखा हुआ है, जो डेटा है उसके हिसाब से। तो जो इससे रे निकलेंगी वो आगे कैसे जाएंगी? पैरेलल। तो यानी कि पैराबोलिक मिरर के ऊपर एक पैरेलल रे आएगी, और किसी भी मिरर पे जब पैरेलल रे आएगी तो वो उसके फोकस से पास होगी। यस सर। अब पैराबोला का फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा? कंपेयर करिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले फॉर्मूले से। तो फोकस ऑफ अ पैराबोला a, 0 होता है ना, सर 1/32, बस यही इमेज है। यही पूछा इन्होंने कि इमेज कहाँ बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर। तो इसके रिफ्लेक्शन के बाद पैराबोला के फोकस पर इमेज बनेगी जो कि 1/32,0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सर ये फिर लेंस से नहीं पास करेगी? नहीं होगी, लेकिन वो पूछा नहीं ना। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम। इसके बाद एक्चुअल में ये रे एक बार लेंस पे फिर जाएगी और लेंस फिर इसकी एक इमेज बनाएगा, यस सर। बट वो पूछा ही नहीं हम लोगों से। फोर्टीन्थ में wave propagates in the positive x direction in the homogeneous medium। तो पहले बार जो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती है उसके लिए इक्वेशन बननी चाहिए, और प्लेन वेव भी लिखा है। तो प्लेन वेव के लिए यहाँ पर बनता है a इंटू साइन ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट, जनरलाइज इक्वेशन फॉर वेव। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले वो देखते हैं। डेंसिटी ऑफ द मीडियम गिवन है, एनर्जी गिवन है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। पहले इस पे आ जाओ। शेयर स्ट्रेन का रिजल्ट क्या बनता है कि वेव के केस में जब वेव मीडियम से जाती है तो शेयर स्ट्रेन किस फॉर्मूले से आता है? सर डेल वाई बाय डेल एक्स। राइट, मतलब dy बाय dx कर लेते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स, या फिर dy बाय dx फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम। तो dy बाय dx की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। dy बाय dx यहाँ पर जब करेंगे और उसका मैक्सिमम देखेंगे, वो कुछ ऐसा आ जाएगा। dy बाय dx करने पर a इंटू के बन जाएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी a इंटू के। यस।
और इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -5, एक इक्वेशन बन गई। बस इसमें ये पॉइंट पता होता तो क्वेश्चन हो जाता है, स्ट्रेन ऑफ द वेव। और ये उसमें है प्रेशर वेव के डेरिवेशन में, जब साउंड का प्रेशर वेव डिराइव करवाया जाता है तो उस टाइम पर ये बताया गया है। इसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ द वेव का जो फॉर्मूला होता है, ये भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिवीजन क्लास में बताया था कि एनर्जी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव जब निकालना होता है तो ये सिमिलर फॉर्मूला होता है जो एसएसएम का फॉर्मूला बनता है, हाफ मास ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जिसमें हम मास को रिप्लेस करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इस एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.16 पाई स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। सॉरी, एनर्जी नहीं दिया है, सेकंड लाइन में एनर्जी नहीं दिया है, स्पेस डेंसिटी ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दिया है। स्पेस डेंसिटी ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी, और यूनिट्स भी जूल पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है। एक और पॉइंट दे रखा है कि जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस 144 है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है दैट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस इन देयर कोऑर्डिनेट्स। तो 1,1,0 और 2,1,0 के बीच में जो डिफरेंस बनेगा वो 1 मीटर का बनेगा, यानी डेल्टा एक्स 1 हो गया। और ये 144 डिग्री पाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 144 डिग्री को रेडियंस यानी पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये भी सब करना चाहिए हैं। तो 144 अपॉन 180 इंटू पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, बिकॉज डेल्टा एक्स प्रॉब्लम में 1 है। थर्ड इक्वेशन। और एक और चीज दे रखी है, टाइम 0 पर फेज ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0 टू बी 0। एक्स 0 और टी 0 पर जो फेज है वो 0 है, तो ये पूरा टर्म फेज कहलाता है। तो फेज फॉर एक्स 0 टी 0 इज 0, मतलब कि फाई नॉट 0 है। अब देखो इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल है नहीं। थर्ड इक्वेशन से लैम्डा निकलता हुआ दिख रहा है, थर्ड वाले से लैम्डा निकलता हुआ दिख रहा है। लैम्डा निकलने का मतलब यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा निकलने का मतलब ए निकल जाएगा। लैम्डा एम्पलीट्यूड, और जब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा, डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है तो ओमेगा भी कैलकुलेट हो जाएगा। सारी चीजें आ गई। और वेव में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। वेव बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ बेसिक रिजल्ट्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन 11 में कहा गया है कि दो वेव हैं सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रेवलिंग इन द होमोजेनियस मीडियम, लाउडनेस रिकॉर्डेड बाय द मूविंग डिटेक्टर वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स। तो ये लाउडनेस का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो होता है 10 इंटू लॉग बेस 10 इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय आई नोट, जिसमें आई नोट को कोई एक रेफरेंस वैल्यू मानते हैं और रेफरेंस वैल्यू भी फिक्स होती है। एक्चुअली जो आई नोट होती है उसकी एक 10⁻²। स्टैंडर्ड वैल्यू है, हाँ 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आई वेव की इंटेंसिटी है जिसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस निकालनी है। अभी कह रहे हैं कि दो वेव है इसके अंदर, तो उनमें सुपर पोजिशन होगा। मान लें वेव 1 की इंटेंसिटी I1 और वेव 2 की इंटेंसिटी I2। इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में ये बताया जाता है कि जब दो वेव अलग अलग इंटेंसिटीज की और सेम फ्रीक्वेंसीज की इंटरफेयर करेगी
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो उनके इंटरफेरेंस में मिलती है वो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी इनके इंटरफेरेंस में जो आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर वो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। तो जब दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी तो करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम लाउडनेस आएगी। तो जो दो लाउडनेस दी गई है ना उसमें कहा गया है कि जो लाउडनेस है वो वेरीज फ्रॉम L1 टू L2, मतलब L1 मिनिमम लाउडनेस है और L2 मैक्सिमम लाउडनेस है। तो इसका मतलब जो L1 है मिनिमम लाउडनेस तो वो हो जाएगा 10 log base 10 रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ये L2 होगा अपॉन I0। ये एक इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन L1 जो कि मिनिमम लाउडनेस है तो 10 log base 10 रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी। इनसे निकालना होगा I1 I2 की वैल्यू। सर 8th वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ा उसमें डाउट था। सर उसमें फोकल लेंथ दिया है और वो नेचुरल लेंथ। एक मिनट यार को बताती हूँ। सर सॉरी 6th वाला ये बताओ पहले ये हटाएं। यस सर। सिक्स्थ का कुछ डायग्राम इनकम्प्लीट है, तो एक लाइन कोई छूट गई है उसमें। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि एक लेंस है और एक कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, और लेंस भी एम मास का है, दोनों कनेक्टेड हैं स्प्रिंग से। लेंस एंड द मास आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग और स्प्रिंग एलोंगेटेड है, मतलब कि ये कुछ एक्स नॉट डिस्टेंस है, एलोंगेटेड है, उसके बाद इनको रेस्ट पे छोड़ रहे हो। तो इसमें ये होगा कि जब ये एलोंगेटेड है मतलब ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है एक्स नॉट, तो रेस्ट की कंडीशन से छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगी, और जब रिलैक्स होगी तो ये दोनों चीजें मतलब लेंस और ऑब्जेक्ट दोनों इनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेंगे। और क्योंकि ये आइडेंटिकल मासेस के दे रखे तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ होगी और ये सिमिलर मासेस है तो ये सिमिलरली मूव भी करेंगे, यानी कि टोटल एलोंगेशन एक्स नॉट का एक्स नॉट बाई 2 डिस्टेंस ये लेंस ट्रेवल करेगा और एक्स नॉट बाई 2 डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा बिकॉज ऑफ सेम मासेस। और दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होगी, इधर भी v वेलोसिटी आएगी, इधर भी v वेलोसिटी आएगी। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिमिलर वेलोसिटी आनी चाहिए, सेम मास है तो वेलोसिटी सिमिलर आएगी। ये वेलोसिटी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि हाफ mv² मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज ऑफ 2 masses should be equal to the initial spring energy half k x naught square। फर्स्ट इक्वेशन बनी। मतलब इसे वेलोसिटी निकालेंगे। अब इसके बाद ये ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम हुआ। नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है कि जो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी गई है वो 3 मीटर की दी गई है और फोकल लेंथ 1.5 मीटर है। तो नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग 3 मीटर है वो इसकी फोकल लेंथ का डबल है, यानी कि ऑब्जेक्ट इस मोमेंट पर 2f डिस्टेंस पर है। लेंस से 2f डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज लेंस के दूसरे साइड 2f डिस्टेंस पे ही बनती है, तो इमेज भी 2f डिस्टेंस पे बनेगी। उसके बाद कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस, ठीक है। तो इसके लिए लेंस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है -1/v इंटू -1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt इक्वल टू 0।
और इससे dv by dt निकालते हैं, तो dv by dt की वैल्यू बनती है v square upon u square into du by dt. Now v और u सेम है, image distance and object distance are same, तो v square by u square हो गया 1, यानी ये सिंपली du by dt हुआ. और du by dt इस केस में कितना हुआ, वैल्यू ऑफ du by dt, मतलब कि ये किसकी वेलोसिटी, du by dt मतलब किसकी वेलोसिटी हुई, सर ये दोनों की वेलोसिटी हो गई सर, जो इनवर्ड Object वेलोसिटी होगी की. सर, लेंस की भी और ऑब्जेक्ट की भी. मतलब u is the distance of object and the lens, u defines the distance between object and lens, so du by dt will define the relative velocity between the object and lens. Both are moving in opposite direction with the same speed, so relative velocity between them v और v opposite direction में, यानी ये चीज हम Sir, रखेंगे 2v. 2 times v, और ये v जो यहाँ से आएगा, सर यहाँ से 1 आ रहा है. तो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा. बाकी ठीक है, प्रॉब्लम सही है. मूवी के सारे ठीक है, कंप्लीट हो Yes, गया. sir. यस सर. ठीक है, एक और अभी भेज देते हैं असाइनमेंट. चलिए, थैंक यू थैंक यू सर. थैंक Thank यू.